हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल क्लासेस में और मैं हूं भावेश बारस्कर। टर्नर फिटर और मशीनिस्ट के दोस्तों, जो मेरे पास में 60+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनमें से आज हम इस वीडियो में और एक क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक के देखिए, क्योंकि जब भी ITI लेवल पर जब भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन को उठाया जाता है। 60 से 70% दोस्तों, जो इसरो का जो पेपर होता है उसमें 60 से 70% तक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आते हैं। लेकिन जो मैं आपको 60+ क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ टर्नर फिटर और मशीनिस्ट के, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 80% जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन है, वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। दोस्तों, ये LPSC इसरो का पेपर है, टेक्नीशियन बी का, फिटर ट्रेड का। दोस्तों, यह पेपर 23 फरवरी 2020 को हुआ था और इसमें जो टाइमिंग दिया है वो 2 घंटे का दिया है दोस्तों, और जो मैक्सिमम मार्क है वो 300 है। और दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है। मतलब दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। और दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर माइनस कर दे, टोटल नंबर में से 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो इस बात को दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसरो का जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब भी आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है दोस्तों, तो उसमें से आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? दोस्तों, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका प्रयोग दोस्तों कोन को शुद्धता में मापने के लिए किया जाता है। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो 5 मिनट की एक्यूरेसी में कोन को चेक करता है। तो ऑप्शन में दोस्तों दिया है, ऑप्शन देखते हैं। टेपर कोन का परिशुद्ध मापन, ऑप्शन बी में है दोस्तों टेपर कोन का लगभग मापन, और ऑप्शन सी है सतही अनियमितताओं का परिशुद्ध मापन, और ऑप्शन डी है दोस्तों नॉन ऑफ द एबो। दोस्तों, जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो जो कोन होता है, जो टेपर कोन होता है, उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में कोन को चेक करता है, जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही है। टेपर कोन का परिशुद्ध मापन, एक्यूरेटली मेजर द एंगल ऑफ टेपर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसके एरर से दिया हुआ है। एक माइक्रोमीटर में 0.01 mm की सकारात्मक त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर का मापन 10.41 mm होता है तो सही रीडिंग क्या है? दोस्तों, इसमें जो दोस्तों, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो जीरो एरर होता है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों पॉजिटिव जीरो एरर, और एक होती है दोस्तों नेगेटिव जीरो एरर। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इसको दिखाया भी था। तो दोस्तों, जो इसमें पॉजिटिव एरर दिया हुआ है कि 0.01 की एक पॉजिटिव एरर है, और माइक्रोमीटर की जो रीडिंग है वो 10.41 mm है। तो जो सही रीडिंग है वो क्या है? तो दोस्तों, जो पॉजिटिव रीडिंग होती है, अगर किसी माइक्रोमीटर में अगर पॉजिटिव एरर है, तो पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि उस पॉजिटिव एरर को हम जो मेन रीडिंग होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। और जो नेगेटिव एरर होता है, अगर नेगेटिव एरर दिया जाता है तो नेगेटिव एरर को जो मेन रीडिंग होती है, जो मेन रीडिंग आती है, तो उसमें हम नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हमको सकारात्मक त्रुटि के बारे में पूछा गया कि 0.01 की सकारात्मक त्रुटि है, और जो माइक्रोमीटर का जो मापन है वो 10.41 है। तो सही रीडिंग क्या होगी? तो दोस्तों, सही रीडिंग क्या होगी? ये 41 है। ठीक है, जो माप लिया गया है 10.41 है, और इसमें जो 10.41, और इसमें जो पॉजिटिव एरर दी हुई है वो दी हुई 0.01 की। तो पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं दोस्तों, हम माइनस कर देते हैं पॉजिटिव एरर को। ठीक है, और नेगेटिव एरर में जोड़ देते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव एरर बोला है तो पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे। तो जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10.40। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी में मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.40। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसमें 0.01 की नेगेटिव एरर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर आंसर हो जाएगा 10.41 प्लस 01। तो ये कितना हो जाता? 10.42। ठीक है, अगर वो नेगेटिव एरर के बारे में बात करते तो, लेकिन हमको पॉजिटिव एरर के बारे में पूछा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी है 10.40। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान का दोहरा खालिस्तान कहलाता है। द रिपीटेबिलिटी
ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ सर्टन क्वांटिटी इज नोन एज। दोस्तों अगर हम किसी साइज को हम बार बार उसी साइज को अगर चेक करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों जो मेजरमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा था। मेजरमेंट तो जो माप होता है किसी भी आपकी लंबाई, चौड़ाई या इंटरनल व्यास, आउटर व्यास को जो साइज होता है उसको माप कहते हैं। जो सेंसिटिविटी होती है दोस्तों ये डिफरेंट चीज़ है। जो एक्यूरेसी होती है ऑप्शन सी में परिशुद्धता, और जो ऑप्शन डी है वो है प्रिसीजन। तो दोस्तों जो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी माप को बार बार वो रिपीट उसी माप को माप रहे हैं और उसी इसमें एक्यूरेसी में आ रहा है, तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी है, सूक्ष्मता, प्रिसीजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक माइक्रोमीटर में रेचर स्टॉप का काम है। पर्पस ऑफ रेचर स्टॉप इन अ माइक्रोमीटर इज टू। दोस्तों जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें एक पीछे की तरफ एक रेचर स्टॉप लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा। उसके साथ से हम जो माइक्रोमीटर का साइज है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर में जो रेचर स्टॉप होता है उसका प्रयोग परिशुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा रेचर स्टॉप के द्वारा दोस्तों जो प्रेशर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि रेचर स्टॉप को जब हम कंटिन्यू जब उसको घुमाते हैं तो एक इस पे जैसे वो जॉब को टच करता है तो एक प्रेशर पे वो घूमना बंद कर स्पिंडल आगे बढ़ना बंद कर देता है, और जो रेचर है उसमें टर्टर की आवाज़ आना लग जाती है। तो उससे हमको मालूम चल जाता है कि जो प्रेशर है वो एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में हम जो जॉब का साइज है वो चेक कर लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में दिया है एडजस्ट द जीरो एरर। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन बी है कंट्रोल द प्रेशर, ऑप्शन सी है होल्ड द वर्क पीस, और ऑप्शन डी है दोस्तों होल्ड द माइक्रोमीटर ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है दबाव का नियंत्रण, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोमीटर में जो रेचर स्टॉप होता है उसका प्रयोग कंट्रोल को, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है और परिशुद्ध माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो एक समान प्रेशर देता है किसी भी जॉब को चेक करने के लिए। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल द प्रेशर, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से एक किस फार्मूला का उपयोग वर्नियर कैलिपर के न्यूनतम गिनती का पता लगाने के लिए होता है? जो मुख्य स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है वो एक प्रिसीजन मेजरिंग टूल है जिसका लिस्ट काउंट दोस्तों 0.02 mm होता है, और इंचेस में कितना होता है 0.01 इंचेस। ठीक है दोस्तों, और जो वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत किसके ऊपर कार्य करता है? जो वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है 2 स्केलों के अंतर। 2 स्केल कौन से दोस्तों? एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। ये दोनों स्केलों के अंतर पर वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत कार्य करता है। और जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है उसका जो हम लिस्ट काउंट जो निकालते हैं वो निकालते हैं वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का एक डिवीजन माइनस मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले के द्वारा जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है वो निकाला जाता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में दोस्तों हमको मिल जाता है न्यूनतम गिनती और लिस्ट काउंट इक्वल एक मेन डिवीजन का मूल्य माइनस एक वर्नियर डिवीजन का मूल्य। ठीक है दोस्तों, मतलब लिस्ट काउंट इक्वल वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन। तो ऑप्शन ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें का आंसर दोस्तों ये है, इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 नंबर का, वर्नियर कैलिपर से कितनी परिशुद्धता से मापन किया जाता है? जैसे कि दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो टू व्हाट एक्यूरेसी कैन मेजरमेंट बी मेड विद वर्नियर कैलिपर। दोस्तों इसने पूछा है कि जो वर्नियर कैलिपर है होता है उसके द्वारा कितनी परिशुद्धता में मेजरमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वो 0.02 mm की एक्यूरेसी में चेक करता है, और इंचेस में 0.001 इंचेस की एक्यूरेसी में वर्नियर कैलिपर चेक करता है। तो जो ऑप्शन ये है वो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है ना। तो हमको इसमें mm में दिया हुआ है पूरे ऑप्शन ए में है 0.02, ऑप्शन बी में है 0.05, ऑप्शन सी में है 0.001 mm, और ऑप्शन डी में है 0.10 mm। तो दोस्तों हमारा जो वर्नियर कैलिपर होता है वो 0.02 mm की एक्यूरेसी में चेक करता है। तो जो हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का, निर्माण में शून्यता का काम है। पर्पस ऑफ द टॉलरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग इज टू। दोस्तों जो टॉलरेंस होता है
दोस्तों जो टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस क्या होता है, किसी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें ऑप्शन में दिया है टू मिनिमाइज द रॉ मटेरियल यूजेस, कच्चे माल के उपयोग को कम से कम करना। ऑप्शन बी में निर्माण का समय घटाना। ऑप्शन सी में है भाग के भार को घटाना। और ऑप्शन डी में है क्योंकि भाग को बिल्कुल उसी आकार या ज्यामिति में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। टॉलरेंस का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है ताकि जो साइज है, जब किसी कंपनी में जब मास प्रोडक्शन में एक ही कंपनी को बार बार बनाया जाता है, जो इंटरचेंज लिमिटेड है, अगर उसमें गुण लाना है, तो अगर किसी जॉब का साइज 25 mm है और हमको अगर उस 25 mm जॉब को अगर 100 की क्वांटिटी में बनाना है, तो हम उस 100 जॉब को पूरे फिक्स 25 mm की एक्यूरेसी में नहीं बना सकते। इसलिए उसके ऊपर टॉलरेंस दी जाती है। हमको एक लिमिट मिल जाती है कि जैसे 0.03 प्लस माइनस 0.3 का इसमें टॉलरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों एक ये मिल जाती है कि जो प्लस में 0.3 और माइनस में 0.3, हमको इस लिमिट के अंदर में हमको जॉब बनाना है। तो उससे क्या होता है कि इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आ जाता है और जो जॉब होते हैं वो कम रिजेक्ट होते हैं। और इसलिए दोस्तों जो जॉब के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, बिकॉज पार्ट कांट बी मैन्युफैक्चर्ड टू एग्जस्ट साइज ऑफ जियोमेट्री। तो जो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से है। द्विपक्षीय शून्यता का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायलैटरल टॉलरेंस। और दोस्तों जो टॉलरेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। और टॉलरेंस दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है बायलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस। जो बायलैटरल टॉलरेंस होता है दोस्तों वो बेसिक साइज के दोनों तरफ दिया जाता है। उसमें बेसिक साइज के प्लस में भी दिया जाता है और बेसिक साइज में माइनस में भी दिया जाता है, उसे बायलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। और जो दोस्तों जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है वो हमेशा बेसिक साइज के सिर्फ एक तरफ दिया जाता है, एक तो बेसिक साइज में माइनस में होगा या फिर जो बेसिक साइज में प्लस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में दोस्तों हमको बायलैटरल टॉलरेंस मिल जाता है जिसमें दिया है 25 प्लस माइनस 0.1। तो दोस्तों इसमें इसका मतलब क्या होगा कि 25 एक बेसिक साइज है, ठीक है, उसमें प्लस 0.1 है और एक है माइनस 0.1। मतलब दोस्तों इसमें क्या हो गया कि जो बेसिक साइज के दोनों तरफ टॉलरेंस दी हुई है, तो दोनों तरफ अगर टॉलरेंस दी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायलैटरल टॉलरेंस। और हमको उसी के बारे में इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी कौन सा है? यूनिलैटरल टॉलरेंस। और जो ऑप्शन सी है वो है यूनिलैटरल टॉलरेंस। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे यूनिलैटरल टॉलरेंस कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी में दोनों, इसमें ऑप्शन में हमको यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया हुआ है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में बायलैटरल टॉलरेंस के बारे में पूछा है, तो हमारा जो ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक भाग के आयामों में उच्चतर सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को कहते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से ही लिया गया है। द डिफरेंट बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन डायमेंशन ऑफ अ पार्ट। और तीनों क्वेश्चन दोस्तों टॉलरेंस से रिलेटेड है। इसमें टॉलरेंस के बारे में पूछा है कि जो हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं अभी तक आपको बताते आ रहा हूँ कि हाई लिमिट और लो लिमिट, किसी भी साइज की हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, जो कि हमको ऑप्शन डी में मिल जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, टॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैसेज है, जो कि मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। दोस्तों इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हीट ट्रीटमेंट से लिया गया है। उसमें उपचार के दौरान भिगोने की प्रक्रिया है। द पर्पस ऑफ सॉकिंग ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। दोस्तों जो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसमें एक सॉकिंग प्रोसेस होती है। जो सॉकिंग होती है, जो एक सॉकिंग मेथड होती है, उसमें क्या होता है, जब हम किसी कंपोनेंट को हीट करते हैं, अगर हमको किसी कंपोनेंट को 700 डिग्री पे हीट करना है ना, तो 700 डिग्री पे हीट करने जब हम टेम्परेचर 700 डिग्री पे चला जाता है, तो उस टेम्परेचर पे 700 डिग्री पे जैसे वो टेम्परेचर जाता है, तो उस टेम्परेचर पे हम कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसी टेम्परेचर पे जब को जो फर्नेस होता है उसके अंदर रहने देते हैं, ताकि जो जॉब
सभी तरफ से मतलब प्रॉपर तरीके से हीट हो जाए और उसमें किसी प्रकार का ये नहीं रहे। जैसे अगर 700 डिग्री पे चला जाता टेम्परेचर चला जाता है तो उसके बाद में जैसे एज से वो या किनारों से या सरफेस से जॉब 700 डिग्री हीट हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनल होता है वो पूरी तरह से जो उसके स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होते। इसकी वजह से हमको उस जॉब को 700 डिग्री या उस निश्चित टेम्परेचर पे उसी टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए हम उस जॉब को फर्नेस में रहने देते हैं। उस जो टाइमिंग रहता है उस टाइमिंग को हम सॉकिंग टाइमिंग कहते हैं। तो इस सॉकिंग टाइमिंग के ही बारे में हमको पूछा गया। तो हम ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया है एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को समान तापमान पर रखने के लिए। दोस्तों जैसे मैंने अभी तक आपको बताया मैंने कि जो शॉकिंग टाइमिंग होता है, हम किसी कंपोनेंट को एक निश्चित टेम्परेचर पर एक निश्चित समय के लिए कुछ समय के लिए हम उस टेम्परेचर को उसी टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए रखते हैं तो उसे शॉकिंग टाइम कहते हैं। यही एक ऑप्शन में बताया है। तो इसका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा, आंसर ये है एक निर्धारित अवधि के लिए स्टील को समान तापमान पर रखने के लिए, टू कीप द स्टील एट द सेम टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है दोस्तों, और इसको हम शॉकिंग टाइमिंग कहते हैं, जो 5 मिनट हो सकता है। अलग अलग इसके लिए, जैसे अलग अलग साइज के लिए, अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेटल वाले चैप्टर से लिया गया है। कांस्य के मिश्र धातु तत्वों में एक तांबा है, दूसरा कौन सा मुख्य मिश्र धातु तत्व है? वन ऑफ द अलाइंग एलिमेंट्स इन ब्रोंज इज कॉपर विच इज अदर मेन अलाइंग एलिमेंट। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो ब्रोंज होता है, जो कांसा होता है वो एक एलाय धातु है। ठीक है, एक एलाय धातु है। तो वो जो एलाय धातु है वो उसमें से एक जो एलिमेंट है वो कॉपर है। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है दोस्तों ये पूछा गया। तो जो हमको पता है कि जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हमको ऑप्शन डी में मिल जाता है। ठीक है, तो जो दोस्तों ब्रॉन्ज का जो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, टीन है। अगर वो हमसे पूछा जाता कि जो ब्रास है, ब्रास का जो एलिमेंट है कौन कौन सा, तो दोस्तों जो ब्रास का एलिमेंट होता है वो कॉपर होता है और एक दूसरा जिंक का होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसमें ब्रॉन्ज कांसे के बारे में पूछा गया है कि जो उसका एलिमेंट कॉपर है और दूसरा एलिमेंट कौन सा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, टीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक मोटर कार विश्राम अवस्था में प्रारंभ कर 5 सेकंड में 125 मीटर दूरी तय करता है, उसका त्वरण मीटर प्रति सेकंड में है। दोस्तों ये क्वेश्चन साइंस से है, तो इसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों 10 है। ठीक है, तो उसका तुरंत 10 मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों मैथ से है, तो मैथ का जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा 16। और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि आर गोले की त्रिज्या है तो आयतन कितना होता है? तो दोस्तों जो गोले का जो आयतन होता है वो होता है ऑप्शन ए 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और जो 17 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है ये भी मैथ से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है, आंसर सी है दोस्तों 3। दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है 120। और जो 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों मैथ से है, तो इसका आंसर दोस्तों ये है 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट का टाइम लगेगा टंकी को भरने के लिए। दोस्तों इस जो भी मैथ से क्वेश्चन है मैंने आपको उसके आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। आगे भी जैसे अगर कोई मैथ से क्वेश्चन आता है तो मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक बार इनको जरूर घर में करके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस रो में हमेशा क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं। अगर जैसे इसमें 4 × 3 × 8 है, हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें साइजेस हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार घर पर प्लीज करके देखिए। लेकिन जो मैंने आपको आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है। लोहाकार आरा हेक्सा के दांतों को बाएं और दाएं पार्श्व में वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टीथ ऑफ हेक्सा टूवर्ड लेफ्ट एंड राइट साइड अल्टरनेटिव इज कॉल्ड। दोस्तों जो हेक्सा ब्लेड होती है उसमें जो दांते कटे होते हैं, ये जो दांते कटे रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो दांते कटे रहते हैं, इसमें कहा गया है कि जो दांते लेफ्ट और राइट, कुछ दांते लेफ्ट में होते हैं, कुछ दांते राइट में होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, इसे क्या कहते हैं?
दोस्तों बीएसआई के अनुसार जो दांतों की जो सेटिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टेगर्ड सेटिंग, ठीक है, और एक होती है वेव सेटिंग, ठीक है दोस्तों। जो स्टेगर्ड सेटिंग होती है दोस्तों, उसमें एक दांता बाई तरफ होता है और एक दांता होता है दाई तरफ, और जो प्रत्येक पांचवा दांता होता है दोस्तों वो होता है एक बिल्कुल सीधा। जो प्रत्येक पांचवा दांता जो सीधा होता है उसका जो प्रयोग होता है, जो चिप्स जो कट जाते हैं, जो बुरादा जो कट जाता है उसको बाहर निकालने के लिए जो सीधा दांता रहता है उसका यूज करते हैं। और जो वेव सेटिंग होती है दोस्तों, वेव सेटिंग लहर के इसमें होती है, वेव के इसमें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें पूछा गया है कि एक हमें कुछ दांतें राइट में होते हैं, कुछ दांतें लेफ्ट में होते हैं, तो वो दोस्तों दांतों की सेटिंग की वजह से होती है। तो हमको जो ऑप्शन सी है वो मिल जाता है। इस नंबर का क्वेश्चन उसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेंच वाइज के लिए सही नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से रीड, हमेशा जब भी क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन पेपर को आप देने जाते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नेगेटिव कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बेंच वाइज। दोस्तों बेंच वाइज के लिए क्या सही नहीं है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। वाइस की बॉडी ढलवे लोहे से बनी है और जबड़े औजार स्टील से बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो वाइस की जो बॉडी होती है वो ढलवे लोहे की, कास्ट आयरन की बनी होती है, और जो उसके जाप होते हैं वो टूल स्टील के बने होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ये है बिल्कुल सही है। लेकिन हमको इसमें नेगेटिव पूछा है कि बेंच वाइस के लिए कौन सा जो ये है ऑप्शन है वो कौन सा गलत है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, बी। मशीनिंग और फिटिंग के दौरान जॉब को जोर से जकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर ग्रिपिंग जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन। दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है दोस्तों, क्योंकि जो वाइस का प्रयोग किया जाता है वो ग्रिपिंग के लिए किया जाता है, ताकि उसके ऊपर फिटिंग की जा सके, या कटिंग ऑपरेशन की जा सके, या मशीनिंग की जा सके। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों, जॉब प्लेट्स हैव नर्लिंग ऑन देम फॉर ग्रिपिंग अ जॉब फर्मली। तो दोस्तों सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जॉब प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर ऐसे टीथ कटे होते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, और इसको काउंटर सिंक बोल्ट से इसको जाको टाइट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो टीथ कटे होते हैं वो ग्रिपिंग के लिए कटे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें जो टीथ कटे होते हैं वो जॉब की अच्छी ग्रिपिंग के लिए कटे होते हैं, ताकि जॉब को अच्छे से पकड़ा जा सके। तो दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं, वाइस इज फिटेड ऑन अ वर्क बेंच बाय सिंगल नट बोल्ट अरेंजमेंट। दोस्तों जो ऑप्शन डी है ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वाइस को दोस्तों हम जो वाइस होता है उसको हम दो नट बोल्ट से लगाते हैं, ताकि उसमें मतलब किसी प्रकार का प्लेन एयर अच्छे से मजबूती से उसको वर्क बेंच के ऊपर फिट करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों हमको जो ऑप्शन डी में कहा गया है कि वाइस को सिंगल नट बोल्ट के द्वारा वर्क बेंच पर लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाइस को वर्क बेंच पर दो नट बोल्ट के द्वारा अच्छे से टाइट करके लगाया जाता है, ठीक है। तो हमको जो दोस्तों नेगेटिव पूछा गया है जो बेंच वाइस में कौन सा कथन गलत है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि वाइस को हमेशा दो नट और बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है, लेकिन इसमें सिंगल नट बोल्ट दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। बाकी जो जितने ए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो वाइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तीनों सही है। सिर्फ जो ऑप्शन डी है वो गलत है, ठीक है, नेगेटिव है वाइस के लिए। तो हमारा जो हमारा ऑप्शन है वो डी, 21 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन है, वेदर मशीन स्पिंडल को नोज टेपर दन टूल को निकालने के लिए प्रयुक्त वेज जैसे टूल को कहते हैं। और वेज लाइक टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेपर शेंक टूल्स फ्रॉम द नोज ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल में से हम जो ड्रिल या रीमर जो कटिंग टूल लगाते हैं, उन कटिंग टूल्स को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ड्रिल को, जो ड्रिल मशीन है उसके स्पिंडल में से ड्रिल को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि जो ड्रिल होता है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का, एक छेद में नल लगाने के लिए छेद का आकार होना चाहिए। फॉर टेपिंग अ होल द साइज ऑफ होल सेल बी। दोस्तों एक जॉब है, उसमें टेपिंग करने के लिए जो होल का जो साइज है, होल का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। इसमें ये पूछा गया है कि जॉब है उसमें टेपिंग करना है, तो उसमें होल का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा इंटरनल थ्रेड काटने के लिए जो होल का साइज हम माइनर डायमीटर के बराबर रखते हैं, और अगर एक्सटर्नल थ्रेड अगर हम काटते हैं डाई द्वारा या लेथ मशीन पर कटिंग टूल के द्वारा, अगर हम एक्सटर्नल थ्रेड अगर हम काटते हैं, तो उसमें जो जॉब का जो व्यास होता है वो
मेजर डायमीटर के बराबर रखते हैं, और अगर हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं तो उसका जॉब का व्यास माइनर डायमीटर के बराबर रखा जाता है। तो हमको इसमें टेपिंग के बारे में पूछा गया। तो टेपिंग क्या है, एक इंटरनल थ्रेड कटिंग टूल है। तो इंटरनल थ्रेड अगर थ्रेड कटिंग टूल है तो अगर जॉब का व्यास कितना हो जाएगा, माइनर डायमीटर के बराबर। तो हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लार्जर देन द टेप साइज। तो दोस्तों जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। अगर टेप के साइज से अगर होल बड़ा होगा तो टेप एकदम फ्री चला जाएगा, थ्रेड तो कटिंग ही नहीं होगी। ऑप्शन बी है दोस्तों, स्मॉलर देन द टेप साइज, टेप के साइज से कम। ठीक है दोस्तों, तो टेप के साइज से भी कम नहीं, जो ऑप्शन कम नहीं होना चाहिए कि उसमें टेप ही नहीं जाए। एक स्टैंडर्ड का साइज होता है दोस्तों, कि जो जैसे अगर 10 mm का टेप है तो उससे जो माइनर डायमीटर एक फार्मूला होता है, जैसे मेट्रिक स्केल जो होता है, टेप साइज माइनस 0.61 इंटू पिच इंटू 2, ये फार्मूला होता है। इसके इस अकॉर्डिंग दोस्तों जो ड्रिल साइज होता है, टेप के लिए जो ड्रिल साइज होता है वो इसके अकॉर्डिंग निकलना चाहिए। तो इतना ही होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए दोस्तों, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो थ्रेड नहीं कटेगी, और कम होगा तो उसमें टेप नहीं चलेगा। हो सकता है कि टेप पूरा जाम चले और ये टेप भी टूट सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। इक्वल टू टेप साइज, दोस्तों टेप के बराबर ही अगर उसका जो साइज होगा तो उसमें थ्रेड नहीं कटेगी, एकदम फ्री जाएगा उसमें, या फिर सिर्फ लाइनिंग उसमें मार्क ही होगा और कुछ भी नहीं, थ्रेड अच्छे से नहीं कटेगी जैसे हमको चाहिए। तो ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, इक्वल टू द कोर डायमीटर। जैसे मैंने दोस्तों बताया कि इंटरनल थ्रेड काटने के लिए जो जॉब का व्यास होता है वो माइनर डायमीटर के बराबर रखा जाता है, और जो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए जॉब का व्यास मेजर डायमीटर के लिए रखा जाता है। तो हमको इसमें टेपिंग के बारे में पूछा गया, तो जो हमारा आंसर है आंसर डी हो जाएगा, इक्वल टू द कोर डायमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिमर से रिलेटेड है। रिमर का क्या काम होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमर। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों जो रिमर होता है, रिमर एक मल्टी कटिंग टूल होता है, और रिमर का प्रयोग किसी ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए, वो भी हाई डिग्री की एक्यूरेसी में फिनिश करने के लिए जो रिमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहले बनाए गए छेद के आकार को उच्च डिग्री की सटीकता से थोड़ा सा बड़ा करना। ऑप्शन बी में है दोस्तों, केवल पहले बने छेद को बड़ा करने के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन सी है दोस्तों, विद्यमान छेद की सतह फिनिश को सुधारने के लिए प्रयुक्त। ठीक है, तो यूज्ड टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ द एग्जिस्टिंग होल। दोस्तों जो हमारा आंसर ये है, हमारा जो ऑप्शन ये है वो आंसर ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो रिमर का प्रयोग दोस्तों, रिमर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी भी ड्रिल होल को हाई डिग्री मतलब अच्छी फिनिशिंग के, उस होल को अच्छी फिनिशिंग में करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छे से की जा सके। और उस ड्रिल होल को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है। तो हमारा 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तचलित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स से जो ठोस बन जाता है, मोल्टेन फ्लक्स विच सॉलिड फिक्स ओवर द वेल्ड मेटल इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग इज कॉल्ड। दोस्तों आर्क वेल्डिंग में जो धातु होती है, जो पिघला हुआ जो फ्लक्स होता है, वो अगर उस धातु के अगर उस जॉब के ऊपर सॉलिड बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको स्लैग कहते हैं, है ना। तो जो कि हमारा ऑप्शन ये है वो सही है 25 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेशन पहिए को पुनः अनुकूलन कहलाता है। रिकंडीशनिंग ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज नोन एज। दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील की जो रिकंडीशनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो हमको दोस्तों ऑप्शन में दिया है ड्रोइंग, ऑप्शन बी में है ड्रेसिंग, ऑप्शन सी में है दोस्तों ग्लेजिंग, और ऑप्शन डी में है लेपिंग। दोस्तों जो ड्रोइंग प्रक्रिया होती है, ड्रोइंग प्रक्रिया क्या होती है, जो अगर कोई ग्राइंडिंग व्हील है तो दोस्तों अगर वो बीच से अगर किनारे से अगर जैसे ग्राइंडिंग व्हील अगर वो टूट जाता है तो उसको सही शेप में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे ड्रोइंग क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हमको इसमें रिकंडीशनिंग के बारे में पूछा है, तो हमारा जो ऑप्शन ये है वो गलत है। ड्रेसिंग दोस्तों क्या होता है, जब अगर किसी ग्राइंडिंग व्हील में अगर जो सॉफ्ट मेटल को अगर हम ग्राइंड करते हैं तो उसके कण दोस्तों उसमें फंस जाते हैं, जिसके बाद में दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील जो है वो कटिंग करना बंद कर देता है, तो उसको वापस वो कटिंग करने लग जाए, मतलब रिकंडीशनिंग में उसको करने के लिए ड्रेसिंग करते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि रिकंडीशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के लिए ड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों हम ऑप्शन सी भी देखेंगे, ग्लेजिंग। दोस्तों ग्लेजिंग क्या होता है, अगर कोई ग्राइंडिंग व्हील है, अगर वो हार्ड
हार्ड बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील, हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है। अगर दोस्तों जैसे कटिंग करता है ना, कटिंग करता है और जब उसके जो कटिंग एब्रेसिव होते हैं, कटिंग एब्रेसिव होते हैं, वो डल हो जाते हैं और वो कटिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ग्राइंडिंग व्हील उन कटिंग एब्रेसिव को छोड़ता नहीं है और वो पूरा ग्लेज हो जाता है ना, और ना वो ग्राइंडिंग करता है और शीशे की तरफ वो चमकने लग जाता है। तो जो इस दोष को दोस्तों ग्लेजिंग कहते हैं और इस दोष को दूर करने के लिए भी ट्रेसिंग की जाती है, ठीक है। और जो लेपिंग है दोस्तों, लेपिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है ना। तो हमको जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि रिकंडीशनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कि ग्राइंडिंग व्हील को वापस से रीग्राइंड मतलब वापस से रिकंडीशन इसमें लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो दोस्तों हम कौन सी करते हैं, ड्रेसिंग, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ फिनिशिंग प्रोसेस। दोस्तों इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों जो ग्राइंडिंग होती है यह भी एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, जो कि लेपिंग के और होनिंग, ग्राइंडिंग के बाद में लेपिंग और होनिंग की जाती है, और लेपिंग और होनिंग के पहले जो फिनिशिंग प्रोसेस होती है उससे ग्राइंडिंग, उससे कम जो होती है वो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ग्राइंडिंग भी एक फिनिशिंग प्रक्रिया है, लेपिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया हम जानते हैं, और होडिंग भी एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन बी है ब्रोचिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह एक कटिंग प्रक्रिया है, ठीक है। तो जो हमको इसमें पूछा गया है कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सी फिनिशिंग प्रक्रिया नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो ब्रोचिंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्ड स्पेल्टर का संबंध है, वेल्ड स्पेल्टर रेफर्स टू। दोस्तों इसमें जो आंसर है वो जो वेल्ड स्पेटर होता है वो एक प्रकार का डिफेक्ट होता है वेल्डिंग का, तो जो कि हमको ऑप्शन डी में मिल जाता है, वेल्ड त्रुटि, ठीक है, वेल्डिंग डिफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा, वेल्ड डिफेक्ट। 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लेपिंग प्रक्रिया के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लेपिंग प्रोसेस। दोस्तों जो लेपिंग प्रोसेस होते हैं एक फिनिशिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। लेप एक मृदु सामग्री है और उसको अपघर्षों से चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ये है, दूसरे भी ऑप्शन देखते हैं एक बार। लेप एक कठोर सामग्री है और उसको मृदु सामग्री से चार्ज किया जा सकता है। लेप एक कठोर सामग्री है, उसको अपघर्षों से चार्ज किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लेप होता है, लेप एक मृदु सामग्री होता है, इसको सॉफ्ट मेटल से बनाया जाता है, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, ये कास्ट आयरन से भी बनाया जाता है, जो इसको सॉफ्ट मृदु सामग्री से बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी और सी में कठोर सामग्री, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो गई, ऑप्शन ये तीनों गलत है, ठीक है। तो जो दोस्तों हमारा जो लेप होता है मृदु सामग्री से बनाया जाता है और उसको अपघर्षण मतलब जो एब्रेसिव होते हैं उनसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। जिसको दोस्तों जो एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव लेपिंग प्रोसेस के लिए दोस्तों 4 प्रकार के एब्रेसिव होते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया। एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, और एक होता है बोरोन कार्बाइड, और एक होता है डायमंड दोस्तों, है ना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के एब्रेसिव होते हैं जो कि लेपिंग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। और इन एब्रेसिव को जो लेप होता है उसके ऊपर ऐसे चिपकाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को दोस्तों चार्जिंग मेथड कहते हैं। और उसके बाद में उसके द्वारा लेपिंग प्रक्रिया की जाती है ना। जैसे अगर किसी होल, अगर जैसे किसी होल, कोई होल है, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई होल है, इस होल की अगर हमको लेपिंग करना है तो उसके लिए जो होता है वो सिलेंड्रिकल लेप का प्रयोग करते हैं। और जैसे अगर हमको किसी जॉब की बाहरी जो ओडी है उसकी अगर लेपिंग करनी है तो उसके लिए रिंग लेप का प्रयोग करते हैं। अगर हमको किसी फ्लैट सरफेस की लेपिंग करनी है तो उसके लिए फ्लैट लेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमको पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेपिंग प्रोसेस है उसके लिए क्या ट्रू है, तो दोस्तों ऑप्शन ये है हमारा, लेप एक मृदु सामग्री है और उसको अपघर्षों से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर ये है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परस्पर परिवर्तनीय असेंबली में 40.000 प्लस 0.040 और प्लस 0.060 mm की आकार का शाफ्ट एक रीडिंग दी हुई दोस्तों mm आकार के छेद में लगाया जाता है। असेंबली का न्यूनतम हस्तक्षेप माइक्रोमीटर में है। इन इंटरचेंजेबल असेंबली अ शाफ्ट ऑफ साइज मेट्स विद अ होल साइज द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द असेंबली। दोस्तों एक असेंबली में मिनिमम इंटरफेरेंस
हमको बताना है कि मिनिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, और उसमें हमको होल का साइज दिया हुआ है और शाफ्ट का साइज दिया हुआ है, और इस असेंबली में मिनिमम इंटरफेरेंस कितना होगा। दोस्तों जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस एक फिट है ना, इंटरफेरेंस फिट होती है जिसमें जो होल का साइज होता है वो कम होता है और शाफ्ट का साइज ज़्यादा होता है। और इसमें मतलब जो शाफ्ट को एकदम प्रेस करके इसमें होल में डाला जाता है, क्योंकि है एक प्रकार के मतलब सिंक्रेस नेगेटिव, इसमें हमेशा मतलब जो अलाउंस होता है वो माइनस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको बताना है कि जो मिनिमम इंटरफेरेंस है वो कितना होता है। जो होल का साइज दिया हुआ है, जो होल का साइज दिया है वो कितना, जैसे अपने को इसमें बताना है कि मिनिमम इंटरफेरेंस कितना है। तो दोस्तों जो होल का साइज कितना हो जाएगा, होल का मिनिमम इंटरफेरेंस में होल का साइज, अधिकतम होल का साइज हो जाएगा और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज हो जाएगा। तो इसमें होल का साइज कितना हो गया, होल का साइज है हमारा जो कि मैक्सिमम वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज कितना हो गया होल का 40.030। ठीक है, और शाफ्ट का हो जाएगा मिनिमम साइज। तो शाफ्ट का मिनिमम साइज कितना हो गया दोस्तों, ये वाला 0.040। ठीक है, तो 40.040। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है वो आ गया 10। ठीक है दोस्तों, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0010। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो इंटरफेरेंस फिट होती है वो हमेशा माइनस में होती है, और जो क्लियरेंस से फिट होती है वो हमेशा प्लस में होती है, और जो होती है तीसरी फिट होती है दोस्तों ट्रांजिशन फिट, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमको इसमें इंटरफेरेंस फिट के बारे में पूछा गया तो आपने आंसर देखा कि 0.010 आया था। ठीक है, क्योंकि हमें जो इंटरफेरेंस फिट होती है हमेशा माइनस में रहती है, और जो क्लियरेंस फिट होती है वो हमेशा प्लस में रहती है। और दोस्तों जो जैसे मैंने आपको बताया जो ट्रांजिशन फिट होती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर डी है दोस्तों, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक घटक के आयाम के मापन आकार को कहते हैं। द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ये है दोस्तों नॉमिनल साइज, ऑप्शन बी है अलाउड साइज, और ऑप्शन सी है एक्चुअल साइज, और ऑप्शन डी है बेसिक साइज। हमको पूछा गया है दोस्तों कि एक जॉब को चेक करने के बाद में जो उसका साइज है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो जॉब को चेक करने के बाद में जो साइज है वो वास्तविक एक्चुअल साइज कहलाता है, और जो ड्राइंग के ऊपर जो साइज दिया जाता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको मेजर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट इज कॉल्ड, तो उसको दोस्तों ऑप्शन सी है एक्चुअल साइज। 32 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैसेज से है, तो जो इसका आंसर है वो ये हो जाएगा 94.2 क्यूब सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये घर्षण से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन, प्रयास आर्म से भार आर्म का अनुपात है, रेटियो ऑफ एफर्ट आर्म टू लोड आर्म। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो एफर्ट और जो लोड है उसका जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो दोस्तों उसका जो अनुपात है उसको लीवरेज कहा जाता है। ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन में आ जाता है, जैसे जो पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पूछा गया था कि लोड और एफर्ट के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन हमको इसमें उल्टा पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रयास आर्म और भार जो लोड को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो एफर्ट होता है, एफर्ट और लोड का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको लीवरेज कहते हैं। और जैसे अगर उसके अपोजिट जो होता है तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। लेकिन हमको हमारा जो आंसर है वो डी है, लीवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन है, तरल ताप का मापन होता है, तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो बी है, मैनोमीटर। 37 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल बेयरिंग में अनुभव किया जाने वाला घर्षण है, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस इज इन बॉल बेयरिंग। दोस्तों जो बॉल बेयरिंग होता है, दोस्तों जो बॉल बेयरिंग होता है उसमें पूछा गया कि उसमें किस प्रकार का घर्षण होता है। तो दोस्तों जो स्लाइडिंग घर्षण होता है वो जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसमें होता है, जैसे अपना क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड स्लाइड हो गया, इस प्रकार के जो बेयरिंग होते हैं तो उनमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये बिल्कुल नहीं होता है। और जो ड्राई फ्रिक्शन होता है दोस्तों, ड्राई फ्रिक्शन भी बॉल बेयरिंग में नहीं होता है। दोस्तों जो बॉल बेयरिंग में होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है,
है ना। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बॉल बेरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन होता है और जो इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो पॉइंट होता है। और दोस्तों एक होता है रोलर बेरिंग, तो रोलर बेरिंग में जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है दोस्तों वो होता है लाइन। लेकिन हमको इसमें फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है कि बॉल बेरिंग में किस प्रकार का फ्रिक्शन होता है, तो किस प्रकार, तो दोस्तों बॉल बेरिंग में रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेथड से है, तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आधार से 1/3 ऊंचाई पर। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वेदन के समय छेद के केंद्र को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त हस्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड टूल यूज्ड मार्क द सेंटर ऑफ होल व्हेन ड्रिलिंग। दोस्तों किसी जॉब में ड्रिलिंग करना है तो उसके जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ड्रिलिंग करना है, तो उस पॉइंट पे मार्क करने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस जॉब पर अगर ड्रिलिंग करना है तो उसमें ड्रिल का जो पॉइंट है उस पर पंच करने के लिए किस प्रकार के पंच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ड्रिलिंग मार्किंग के लिए हम हमेशा सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और जो दोस्तों जो डॉट पंच होता है उसमें विटनेस मार्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा सेंटर पंच। ठीक है, सेंटर पंच का दोस्तों जो पॉइंट होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो डॉट पंच होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, और जो एक दोस्तों एक प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच का जो दोस्तों जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोन प्लेट का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ एन एंगल प्लेट। दोस्तों जो कोन प्लेट होती है इस प्रकार की कोन प्लेट होती है, एल आकार में होती है। कोन प्लेट का प्रयोग दोस्तों जॉब की मार्किंग करने के लिए किया जाता है, या लेथ मशीन पर फेस प्लेट पर एंगल प्लेट को बांधकर जॉब को सपोर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमको पूछा गया है, ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्तों कि वर्क होल्डिंग, और ऑप्शन बी में है टूल होल्डिंग, और ऑप्शन सी में है दोस्तों ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है जॉब के किनारों के समानांतर पर रेखाएं चिन्हित करना, मार्किंग लाइन से पैरेलल टू द एज ऑफ द जॉब। दोस्तों जो ऑप्शन डी है उसके लिए तो हम जो ऑडले कैलिपर होता है उसका प्रयोग करते हैं समांतर लाइनें खींचने के लिए। ठीक है, लेकिन हमको इसमें एंगल प्लेट के बारे में पूछा गया है, तो एंगल प्लेट का प्रयोग दोस्तों जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, जॉब की मार्किंग करते समय उसको सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या जॉब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो जो हमको दोस्तों जो ऑप्शन ये है वर्क होल्डिंग, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा नरम आघात के लिए उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज यूज्ड फॉर सॉफ्टर ब्लो। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लाइट हैमरिंग के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि स्लेज हैमर, ऑप्शन बी में है रबर हैमर, ऑप्शन सी में है क्लब हैमर, और ऑप्शन डी में है दोस्तों बॉल पेन हैमर। दोस्तों जो स्लेज हैमर होता है, स्लेज हैमर 2 kg से 10 kg का वेट होता है दोस्तों, उसको स्लेज हैमर कहते हैं। 2 kg के ऊपर वाले के जो हैमर होता है उसे स्लेज हैमर कहा जाता है ना। और जो बॉल पेन हैमर होता है वो भी कास्ट स्टील का बना होता है दोस्तों, तो उसका जो वजन होता है 1.5 तक इसका वजन रखा जाता है। ठीक है, तो हमको पूछा है कि जो नरम आघात के लिए है ना, सबसे जो सॉफ्ट, अगर हमको किसी चीज़ पे जो हमारे जो फिनिशिंग पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर अगर हमको चोट लगाना है, उसके ऊपर एकदम सॉफ्टली हैमरिंग की जाती है दोस्तों, ताकि आसानी से उसके ऊपर कोई प्रकार का कोई मार्क नहीं है और आसानी से पार्ट फिट हो जाए। तो उसके लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों रबर हैमर का, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है, इसे सॉफ्ट हैमर भी कहते हैं, रबर हैमर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि स्लेज हैमर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 10 kg का होता है, बहुत हेवी होता है। ठीक है, और जो बॉल पेन हैमर है दोस्तों, बॉल पेन हैमर भी नहीं होता है, और क्योंकि फिनिशिंग पार्ट पे चोट लगाने के लिए और जो लाइट चोट लगाने के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, जो कि हमको ऑप्शन बी में मिल जाता है, रबर हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैसेज है 42 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेती के काटने की क्रिया पर आधारित नहीं होती, द कटिंग एक्शन ऑफ फाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिए। इसमें पूछा है कि जो फाइल का जो कटिंग एक्शन होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, लेकिन जो इसके पहले वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें पूछा गया था कि रेती का जो कटिंग एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें नेगेटिव पूछा है कि कटिंग का जो फाइल का जो कटिंग एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, ऑप्शन बी है दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ टीथ,
ऑन द फाइल, ऑप्शन सी है दोस्तों साइज एंड शेप ऑफ द फाइल, और ऑप्शन डी है दोस्तों थिकनेस ऑफ द फाइल। दोस्तों पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा उठाया प्रीवियस जो पिछले वाला 2018 का जो एलपीएससी का जो फिटर का जो क्वेश्चन पेपर था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था दोस्तों, यही ऑप्शन थे। सिर्फ इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज किया है कि उसमें दिया गया था कि रेती का जो कटिंग एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो ऑप्शन डी है उसमें दिया गया था उपरोक्त सभी, और इसमें दिया है रेती की मोटाई। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए जो ये सीरीज है, इस जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब डे बाय डे आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मेरे सभी वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए, उसको कंटिन्यू उन वीडियोज़ को वॉच करिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी SMS कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, 60+ जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, वो सब मैं बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो रेती फाइल का जो कटिंग एक्शन होता है दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए, बी और सी है, इन तीनों के ऊपर फाइल का कटिंग एक्शन डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी है थिकनेस ऑफ द फाइल, उसके ऊपर दोस्तों फाइल का कटिंग एक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। जैसे फ्लैट फाइल का एक क्रॉस सेक्शन है जो कि दोस्तों आयताकार होता है, तो दोस्तों ये जो मोटाई है ना, और ये होती है फेस। तो दोस्तों हम जो फेस पे जो डबल कट काटे होते हैं, जो जिससे हम जब को फाइल करते हैं, उससे दोस्तों और जो मोटाई होती है, मोटाई से दोस्तों अगर ये जैसे अगर ये 10 mm है, अगर ये 8 mm हो जाएगी तो इससे कटिंग एक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर जैसे जो फेस है वो अगर कम और ज़्यादा होगा तो उससे कटिंग एक्शन के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन जो फाइल की जो मोटाई होती है उसके ऊपर, उसके द्वारा कटिंग एक्शन के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो हमारा 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, रेती की मोटाई, थिकनेस ऑफ द फाइल। मतलब फाइल का कटिंग एक्शन रेती की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों फाइल से रिलेटेड ही है। चाकू किनारा रेती का अनुप्रस्थ काट क्या है? व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ नाइफ एज फाइल? दोस्तों जो आकार के अनुसार जो फाइलें होती है वो 7 प्रकार की होती है। एक होती है फ्लैट फाइल, ठीक है दोस्तों, फिर होती है हैंड फाइल, फिर होती है स्क्वायर फाइल, एक राउंड फाइल होती है, एक हाफ राउंड फाइल होती है दोस्तों, एक उसके बाद में एक नाइफ एज फाइल होती है। सभी का दोस्तों को जो क्रॉस सेक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो हमको इसमें पूछा गया है दोस्तों नाइफ एज फाइल। तो दोस्तों जो नाइफ एज फाइल होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है ट्रायंगुलर, ठीक है दोस्तों, वो ट्रायंगुलर होता है। इसके जो दोनों फेस होते हैं दोस्तों, ये 10 डिग्री के इसमें 10 डिग्री के इसमें ये होते हैं, एड होते हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों ट्रायंगुलर फाइल, वो भी दोस्तों एक होता है ट्रायंगुलर फाइल, वो भी दोस्तों जो ट्रायंगुलर होता है उसके क्रॉस सेक्शन में होती है। लेकिन जो दोस्तों जो उसका एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, वो 60 डिग्री के इसमें सभी होता है। तो जो ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग होता है दोस्तों वो 60 डिग्री के ऊपर की कोनों की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। और जो ये होती फाइल दोस्तों जो नाइफ एज फाइल होती है, इसके जो दोनों फेस होते हैं वो 10 डिग्री के इसमें बने होते हैं। तो जो नाइफ एज फाइल का प्रयोग दोस्तों 10 डिग्री के ऊपर की फाइलिंग, 10 डिग्री के ऊपर के जो कीवे होते हैं उसको फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। और जो इसका नाइफ एज फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है ट्रायंगुलर, ठीक है दोस्तों। जो नाइफ एज फाइल का प्रयोग दोस्तों चाबी बनाने के लिए या फिर 10 डिग्री से ऊपर के जो कीवे होते हैं उसको फाइल करने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो हमको इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछा गया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों ये होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 नंबर का। मशीनिंग के बाद जॉब के हाई स्पॉट को निकालने में उपयोगी हस्त उपकरण का नाम है। नेम ऑफ द हैंड टूल यूज्ड टू रिमूव हाई स्पॉट ऑफ द जॉब आफ्टर मशीनिंग। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर किसी कोई जॉब है उसके ऊपर दोस्तों जो हाई स्पॉट है, जो हाई स्पॉट आ जाते हैं जिसको हम हिल्स कहते हैं, तो उन हाई स्पॉट को निकालने के लिए किस प्रकार के कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जॉब के ऊपर अगर कोई हाई स्पॉट है, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई हाई स्पॉट आते हैं तो उन हाई स्पॉट को दूर करने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक वेदन मशीन में टूल को पकड़े रखने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू होल्ड द टूल इन ड्रिलिंग मशीन? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ड्रिल मशीन होती है उसमें जो टूल होता है, जो जैसे ड्रिल हो गया या रिमर हो गया, जो भी हम ड्रिल मशीन जो कटिंग टूल पकड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए कौन सा जो साधन होता है वो साधन उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि जो ड्रिल होता है उसको पकड़ने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों ड्रिल चक,
ठीक है, एक ड्रिल चक होता है, एक होता है दोस्तों स्लीव, है ना, एक होता है दोस्तों सॉकेट, ठीक है दोस्तों। और जो ड्रिफ्ट होता है वो ड्रिफ्ट ड्रिल को निकालने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये जो तीन है, ये तीन करते हैं। तो हम ऑप्शन में देखते हैं स्लीव, ठीक है दोस्तों। जो स्लीव है वो स्लीव का प्रयोग करते हैं ड्रिल को पकड़ने के लिए। बाय चक दोस्तों, ड्रिल चक का प्रयोग भी ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी में सॉकेट दोस्तों, सॉकेट का प्रयोग भी ड्रिल चक को पकड़ने के लिए किया जाता है, ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ड्रिल जिग है, ड्रिल जिग का प्रयोग दोस्तों ड्रिल को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता है। ड्रिल जिग का प्रयोग दोस्तों ड्रिल को गाइड करने के लिए किया जाता है। यह जॉब ड्रिल जिग होता है जो जॉब को पकड़ता है और कटिंग टूल को गाइड करता है। लेकिन हमको इसमें पूछा गया है कि ड्रिलिंग मशीन में कटिंग टूल को पकड़ने के लिए कौन से उपसाधन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कौन से उपसाधन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ड्रिल जिग, ठीक है, क्योंकि ड्रिल जिग होता है जो कटिंग टूल को गाइड करता है, ना कि पकड़ता है। 47 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों मैसेज से, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा 2। नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक ड्रिल का व्यास mm में d है और मीटर प्रति मिनट में कर्तन गति v है, तो आरपीएम में मुख्य धुरी स्पंदन गति n का आकलन से किया जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आरपीएम है, आरपीएम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। आरपीएम मतलब किस सूत्र के द्वारा, मतलब आरपीएम कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि इसमें से कौन सा किसके द्वारा आरपीएम को सही से निकाला जाता है। तो दोस्तों जो हमारा आरपीएम निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक n इक्वल होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आरपीएम निकालने का फार्मूला होता है, इसके द्वारा हम आरपीएम को निकालते हैं। तो दोस्तों जो हमको ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दोस्तों हमको ये मिल जाता है n इक्वल 1000 v अपॉन पाई इंटू डी। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण है, एग्जांपल ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में एक या दो से अधिक दांतें होते हैं, उसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक कटिंग पॉइंट होता है उसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जैसे लेट मशीन पर जो सिंगल पॉइंट जो साइड कटिंग टूल होते हैं वो सिंगल पॉइंट टूल कहलाते हैं। वो जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं जैसे रिमर हो गया, टेप हो गया, डाई, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, ये सब दोस्तों मल्टी कटिंग टूल कहलाते हैं। किसी भी अगर कोई भी कटिंग टूल है, अगर उसके ऊपर एक से ज़्यादा अगर कटिंग टीथ हैं तो वह मल्टी कटिंग टूल कहलाएगा। जैसे फाइल किस प्रकार का कटिंग टूल है, तो यह एक मल्टी कटिंग टूल है। लेकिन दोस्तों जो स्क्रैपर होता है, जैसे जो स्क्रैपर हो गया और जो स्क्रैपर हो गया या फिर अपना जो हेक्सा ब्लेड हो गया, हेक्सा ब्लेड दोस्तों एक मल्टी कटिंग टूल है ना। तो इसमें हमको जो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है, जो मिलिंग कटर है दोस्तों, मिलिंग कटर इस प्रकार से होता है, जैसे राउंड होता है, जिसमें इस प्रकार से दोस्तों कटिंग टीथ कटे होते हैं। तो जिसमें दोस्तों एक से ज़्यादा अगर कटिंग टीथ है वह मल्टी कटिंग टूल कहलाता है, ठीक है। और दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील में दोस्तों तो असंख्य कटिंग टीथ होते हैं, जिसको मतलब गिना नहीं जा सकता, क्योंकि जो एब्रेसिव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, जो कि बहुत सारे एब्रेसिव से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील भी दोस्तों एक कटिंग टूल, मल्टी कटिंग टूल है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, क्योंकि मिलिंग कटर और ग्राइंडिंग व्हील दोनों मल्टी कटिंग टूल है। लेकिन दोस्तों जो टर्निंग टूल एक साइड कटिंग टूल है, और जो कि एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ना। तो जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन गति के बढ़ते क्रम में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो कटिंग स्पीड है उसको बढ़ते हुए क्रम में किसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा का जो कटिंग स्पीड होती है वो हीरे की होती है। जो डायमंड कटिंग टूल होता है उसकी कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जो हाई कार्बन स्टील का जो कटिंग टूल होता है उसकी कटिंग स्पीड कम होती है। तो दोस्तों हमको इसमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि किसकी सबसे कम है, उसके बाद में उससे ज़्यादा किसकी है। तो इसमें दोस्तों 4 कटिंग टूल मटेरियल दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे कम होती है वो होती है हाई कार्बन स्टील की, ठीक है। हाई कार्बन स्टील के बाद में जो सबसे ज़्यादा होती है, एक सबसे कम होती है दोस्तों हाई कार्बन स्टील की, है ना। और उसके बाद में जो होती है वो होती है हाई स्पीड स्टील की, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों कार्बाइड की होती है ना।
टंगस्टन कार्बाइड, और उसके बाद में होती है दोस्तों हीरे की, जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है। जो कि दोस्तों हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन कार्बाइड और हीरा। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडरों का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कौन सा होता है, या फिर एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है उसका कलर रंग कौन सा होता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसमें दोस्तों दोनों के बारे में पूछा है कि ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडरों का रंग क्या है। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो रंग होता है दोस्तों वो काला होता है, ठीक है, और जो एसिटिलीन होता है दोस्तों उसका जो रंग होता है मैरून। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। आपको ये पता, मतलब दोस्तों ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है उसका रंग कितना कौन सा होता है। तो ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है उसका रंग काला होता है, एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है उसका रंग होता है मैरून। दोस्तों तो इसमें हमको दोनों के बारे में पूछा है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडरों का रंग क्या है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, काला और ब्लैक एंड मैरून। ठीक है, पिंड में उपस्थित सामग्री की मात्रा को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है द्रव्यमान। ठीक है, इसमें जड़त्व को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर है, जो जड़त्व को परिभाषित करते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को कहते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको स्टिफनेस कहा जाता है। ठीक है, इकाई विकृति को उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसे स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, 55 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भार डालने पर एक धात्विक पदार्थ विकृति प्रतिबल वक्र में किस बिंदु तक हुक का नियम लागू होता है? ठीक है, तो दोस्तों जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों यील्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों जो मैथ्स से है, दोस्तों जो 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर 3000 जूल हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर बी है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्रेमल। 58 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेमल का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रेमल? दोस्तों जो ट्रेमल होता है इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर में मैंने प्रीवियस वाले पेपर में दोस्तों आपको मैंने बताया था, इसकी ड्राइंग भी दिखाई थी मैंने। इस प्रकार से दोस्तों ट्रेमल होता है ना। जो ट्रेमल होता है उसका प्रयोग दोस्तों बड़े सर्कल के लेआउट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है ना। और इसका प्रयोग दोस्तों 150 mm से 1800 mm तक के जो सर्कल होते हैं उसके लेइंग आउट के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। जो 6 इंच से 72 इंच तक के सर्कल के लेइंग आउट के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं, बड़े वृत्त को बनाना, ऑप्शन बी है दोस्तों स्क्राइबिंग स्ट्रेट लाइन, और ऑप्शन सी है दोस्तों थोक सामग्रियों को खोदना, और ऑप्शन डी है दो मिले हुए सतहों के बीच में खाली जगह की जांच करना। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है दो मिले हुए सतहों के जो खाली जगह को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत है दोस्तों। हम ट्रेमर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? लेइंग आउट और लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल को खींचने के लिए, उसकी मार्किंग करने के लिए, उसके लेइंग आउट के लिए जो जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रेमर कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये है। ठीक है दोस्तों, तो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 59 नंबर का क्वेश्चन है, छेनी के सिरे को कड़ा नहीं किया जाता है, इसका कारण है हेड ऑफ चीजल इज नॉट हार्डन, द रीजन इज टू। दोस्तों जो छेनी होती है, इस प्रकार की जो छेनी होती है आपने देखा होगा,
जो कि अष्टभुजाकार आकार में होती है दोस्तों। बहुत सारी इसमें पूछा जाता है कि जो चीनी का जो शेप होता है वो किस आकार में होता है, तो दोस्तों उसका जो शेप होता है वो अष्टभुजाकार आकार में होता है ना। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो छेनी का जो हेड होता है उसको हार्ड क्यों नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों छेनी का जो हेड होता है उसको इसलिए हार्ड नहीं कर सकते क्योंकि अगर जैसे अगर छेनी पूरी लंबाई में अगर हार्ड हो गया, छेनी का जो हेड है अगर उसको हार्ड करेंगे तो अगर जैसे हम इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे, हथौड़े से चोट मारेंगे तो इसके अंदर दोस्तों क्रैक आ जाएंगे, है ना, और क्रेक हो जाएगी और जो चीज़ल है वो खराब हो जाएगी। इसकी वजह से इसको जो हेड है उसको हार्ड नहीं किया जाता है, नरम ही रखा जाता है, तो ताकि अगर इसके ऊपर जब हम चोट मारे तो वाइब्रेशन नहीं आए और ना ही किसी प्रकार का इसमें क्रैक उत्पन्न हो। क्योंकि अगर पूरी छेनी अगर हार्ड होगी, जैसे इसके ऊपर अगर हार्ड मेटल के ऊपर जैसे अगर हैमर की चोट पड़ेगी तो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। इसकी इसीलिए जो हैमर का जो हेड होता है, जो हैमर का हेड होता है उसको हम जो हैमर का जो हेड होता है उसको हम हार्ड नहीं करते हैं। जो कटिंग जो चीजल होती है, जो उसकी कटिंग एज से सिर्फ 30 से 50 mm की दूरी तक ही उस चीजल को हार्ड किया जाता है। बाकी जो पूरी बॉडी होती है वो उसको नर्म ही रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यही एक कारण है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, रिड्यूस द कॉस्ट चीजल, छेनी के दाम को कम करने के लिए। दोस्तों बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन बी है अवॉइड डैमेज ऑफ हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो, और ऑप्शन सी है दोस्तों ऑपरेटर को चोट से बचाने के लिए, और ऑप्शन डी है दोस्तों हथौड़े के आघात के दौरान फिसलने से बचाने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है हथौड़े के आघात के दौरान सिरे की क्षति को दूर करने के लिए, हेड ड्यूरिंग हैमर ब्लो। दोस्तों यही हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हैमर जो चीज़ल है उसका अगर हेड हार्ड होगा तो जैसे उसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो क्रैक हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ को से बचने के लिए हम उसको हार्ड नहीं करते हैं। तो जो हमारा 59 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 60 नंबर का क्वेश्चन है स्टील रूल के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो स्टील रूल होती है, इस प्रकार से जो स्टील रूल होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टील रूल सभी ने देखा है शायद, जो स्टील रूल होती है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि इसमें स्टील रूल से रिलेटेड कौन सा कथन सही है, और ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन बी है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन डी है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों जो स्टील रूल होती है वो एक मार्किंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्किंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और न ही दोस्तों प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दोस्तों किसे कहते हैं, जो 0.01 या 0.01 इंचेस की रीडिंग देता है। जो भी मेजरिंग टूल 0.01 mm या 0.001 इंचेस की रीडिंग देता है उसे प्रिसीजन मेजरिंग टूल कहते हैं, या इसके ऊपर की जो रीडिंग देता है उसे भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा स्टील रूल होता है वो 0.5 की एक्यूरेसी में चेक करता है, या 0.5 की एक्यूरेसी में उसके द्वारा जो आपको नाप सकते हैं। तो ये हमारा प्रिसीजन मेजरिंग टूल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोस्तों चेकिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्टील रूल है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चेकिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों गेजेस है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। लेकिन जो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टील रूल के द्वारा डायरेक्ट अपन मेजर कर सकते हैं। तो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है आंसर, तो उसका आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 61 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैचिंग पेपर के अंतिम फिट की जांच के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मैचिंग पेपर्स। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है लेआउट डाई, पर्शियन ब्लू, पेनेट्रिंग डाई और लेपिंग कंपाउंड। दोस्तों जो इसमें पूछा गया है कि कोई जॉब है और उसमें पेपर कटा हुआ है और उसके जो एंड पोर्शन है वहाँ तक के पूरे मतलब फाइनल फिट को चेक करने के लिए किस प्रकार के मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जो जैसे आपका कोई अगर जैसे लेथ मशीन का स्पिंडल हो गया दोस्तों, लेथ मशीन के स्पिंडल के अंदर मोस्टर टेपर कटा होता है और उस मोस्टर टेपर को चेक करने के लिए किस प्रकार, अगर मोस्टर टेपर सही पूरा करेक्ट बना है कि नहीं बना है, उसको चेक करने के लिए किस प्रकार आप चेक करेंगे कि उसमें किसी प्रकार की हाई स्पॉट तो नहीं है, सही बना है कि नहीं है।
तो उसमें दोस्तों हम पर्शियन ब्लू का यूज़ करते हैं। तो उसकी सरफेस पे पूरा पर्शियन ब्लू लगा लेते हैं और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पूरा प्रेस करके देखते हैं कि उसके ऊपर पूरा लेयर बनी है कि नहीं है। अगर दोस्तों पूरी लेयर बनी है, मतलब जो पेपर है वो एकदम एक्यूरेट है। अगर जैसे दोस्तों पूरी सरफेस में अगर लेयर नहीं आती है, कई कई पर हाई स्पॉट आते हैं, तो दोस्तों वो जो सरफेस होती है पूरा कंप्लीट पेपर नहीं बना होता है। फिर उस हाई स्पॉट को दोस्तों हम जो स्क्रैपर रहता है उसके द्वारा हम दूर करते हैं। उसके बाद में वापस से उस टूल के द्वारा हम चेक करते हैं उस पेपर को। और अगर जब तक कि वो पूरे सरफेस में जब तक वो पर्शियन ब्लू लगा नहीं होता, अगर पूरे सरफेस में दोस्तों जैसे ये जॉब है और इसके ऊपर टेपर कटा हुआ है, जब तक दोस्तों इस पूरी सरफेस में अगर पर्शियन ब्लू जब तक पूरा नहीं लगता है तब तक वो टेपर परिशुद्ध नहीं कहलाएगा। जहाँ जहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर हाई स्पॉट आ गया तो इसको हम स्क्रैपर द्वारा ये करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा तो इसको स्क्रैपर का द्वारा स्क्रैपिंग करेंगे। और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जब हम उसके द्वारा किसी भी टूल या जब भी हम गेज के द्वारा इसको चेक करेंगे कि कंप्लीट बना कि नहीं बना, जब इस पूरी सरफेस में पूरी एक साथ में अगर पूरी लेयर के साथ में अगर पर्शियन ब्लू लग जाता है तो कंप्लीट कहलाता है। तो जो और उसके लिए दोस्तों पर्शियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा 61 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 62 नंबर का क्वेश्चन है, एक जेनी क्लिपर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर जेनी क्लिपर? दोस्तों जो जेनी क्लिपर होता है, आपने जेनी क्लिपर देखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से जेनी क्लिपर होता है जिसकी एक टांग 45 mm की इसमें रेडियस में मुड़ी हुई होती है और एक टांग सीधी होती है। इसका प्रयोग समांतर लाइनों को खींचने के लिए किया जाता है। यह हाई स्पीड यह माइल्ड स्टील से बना होता है जो कि केस हार्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि जो जेनी क्लिपर होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। काम के किनारे से विशेष दूरी पर एक रेखा खींचने के लिए, अंदरूनी खांचे के व्यास की जांच करने के लिए, बाहरी व्यास के केंद्रीकरण की जांच के लिए। ऑप्शन डी है दोस्तों, टेपर के कोण की जांच के लिए। तो दोस्तों टेपर के कोण की जांच के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं दोस्तों। जेनी क्लिपर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि समांतर लाइनें खींचने के लिए एज के जो जैसे कोई जॉब है दोस्तों, तो ये जो ये एज है ना, इसी के समानांतर दोस्तों लाइनें खींचने के लिए, इसी के जैसे लाइनें खींच रहे हैं इसी के समानांतर दोस्तों एज के समानांतर लाइनें खींचने के लिए जेनी क्लिपर का प्रयोग किया जाता है। तो जो कि हमको ऑप्शन ए में मिल जाता है दोस्तों। तो जो 62 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर ये है दोस्तों, टू ड्रा अ लाइन एट द सेट डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द वर्क, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है, वायर गेज के लिए कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट ट्रू फॉर वायर गेज? दोस्तों जो वायर गेज होता है आपने देखा होगा कि एक गोल डिस्क में होता है और उसके ऊपर एक साइज के ऐसे होल बने हुए होते हैं और उसकी साइड में उसका दोस्तों उसका साइज लिखा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों ये वायर गेज कहलाता है, ठीक है। और इसका वायर गेज का प्रयोग दोस्तों वायर का साइज को चेक करने के लिए या जो स्ट्रेट सेंगर ड्रिल होते हैं और उसके साइज को चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या है? वायर के मोटापे के मापन के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन बी है वायर की विद्युत चालकता के मापन के लिए। ऑप्शन सी है एक स्टील चक्र जिसमें कई छेद और स्लॉट दिए गए हैं। ऑप्शन डी है एक चक्र में प्रत्येक स्लॉट और छेद को उसके आकार से चिन्हित किया गया है। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि वायर गेज से रिलेटेड इसमें पूछा है दोस्तों क्वेश्चन विच इज नॉट ट्रू फॉर वायर गेज, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन वायर गेज के लिए सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन ये है और वायर के मोटापे के मापन के लिए प्रयुक्त, तो भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। वायर गेज का प्रयोग जो वायर होता है दोस्तों, वायर गेज का प्रयोग वायर के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और एक स्टील चक्र जिसमें कई छेद और स्लॉट दिए गए हैं, सही बात है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टील चक्र होता है जिसके ऊपर कई स्लॉट और कई होल दिए गए होते हैं जिसके ऊपर एक साइज लिखा होता है, वही दिया है। ऑप्शन डी में देखते थे दोस्तों, एक चक्र में प्रत्येक स्लॉट और छेद को उसके आकार से चिन्हित किया गया है दोस्तों। इसमें जो कई होल होते हैं उसको साइड में उसका साइज दिया होता है, जैसे ये 15 है, ये 12 है, 10 है, प्रत्येक होल के साइड में उसका साइज भी दिया होता है। तो जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो वायर गेज है इसको इंडिकेट करता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन बी है वायर की विद्युत चालकता के मापन के लिए प्रयुक्त है, दोस्तों वायर गेज का प्रयोग कभी भी वायर की विद्युत चालकता को मापन के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग वायर के मोटापे को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है कि वायर गेज से रिलेटेड कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है स्लिप गेजों से है। स्लिप गेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्लिप गेज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो स्लिप गेज होते हैं उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। ऑप्शन बी है सतह फिनिश के मापन के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन सी है दो सतहों के बीच सुगम वायु रिक्तता को मापने में प्रयुक्त। और ऑप्शन डी है स्लिप गेजों को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो वांछित लंबाई में हमेशा त्रुटि देता है। तो ये कभी नहीं होता दोस्तों। स्लिप गेजों को जब हम एक के ऊपर रिंगिंग एक्शन के द्वारा करके एक के ऊपर एक जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो कभी भी त्रुटि नहीं देता है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल गलत है। और जो दो सतहों के बीच सुगम वायु रिक्तता को मापने में प्रयुक्त, जो ऑप्शन डी है दोस्तों, जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। और जो ऑप्शन बी है सतही फिनिश के मापन के लिए प्रयुक्त, यूज्ड फॉर मेजर टू सरफेस फिनिश। तो दोस्तों जो स्लिप गेजों का प्रयोग सरफेस फिनिश के मापन के लिए जो होता है, सिक्सटी 64 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप गेजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों जो स्लिप गेज होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं। धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और एक विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। ऑप्शन बी है सतही फिनिश के मापन के लिए प्रयुक्त। ऑप्शन सी है दोस्तों दो सतहों के बीच सुगम वायु रिक्तता को मापने में प्रयुक्त। और ऑप्शन डी है दोस्तों स्लिप गेजों को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तो वांछित लंबाई में हमेशा त्रुटि देता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो गलत है। जो स्लिप गेज है वो कभी भी त्रुटि नहीं देता है, क्योंकि जब रिंगिंग एक्शन के द्वारा उसको एक के ऊपर एक ऐड किया जाता है तो एकदम फिक्स जो साइज होता है उसी में आता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। जो ऑप्शन सी है दोस्तों दो सतहों के बीच में गैप को चेक करने के लिए दोस्तों फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऑप्शन सी भी नहीं है दोस्तों। सतही फिनिश के मापन के लिए दोस्तों जो सरफेस फिनिश है उसको मेजर करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो ऑप्शन ये है दोस्तों धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन ये, धातु के खंड जिनको घिसा जाता है और विशिष्ट मोटाई में बनाया जाता है। मेटल ब्लॉक विच ग्राइंड एंड लेड आर स्पेसिफिक थिकनेस। तो दोस्तों ये है वो बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर का क्वेश्चन, शीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को कहते हैं। द नंबर विच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज नोन एज। तो दोस्तों जो शीट की थिकनेस को बताने वाले नंबर को दोस्तों जो शीट की धातु होती है, जो शीट धातु की जो मोटाई बताने वाली जो संख्या होती है दोस्तों उसको गेज कहते हैं। जो दो नंबर ऑफ विच स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल। दोस्तों जो इसके पहले भी जो बताया था जो वायर गेज होता है, जो यह गेज होता है उसमें जो इस प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। उस स्लॉट के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ होता है और उस नंबर अगर उस प्लेट में जो स्लॉट चला जाता है उसके बाद वाला अगर वो स्लॉट नहीं जाता है तो जो उसके पहले का जो स्लॉट जिस स्लॉट में वो सीट चली जाती है वो उसका साइज कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज नोन एज, तो वो गेज के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 66 नंबर का जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ में सीट के एक छोर को दूसरे सीट के छोर पर रखकर दोनों को जोड़ा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग जॉइंट इन विच end of seat is placed over the end of another seat and joint together। दोस्तों इसमें पूछा गया जो जॉइंट होते हैं, जो रिवेटिंग जॉइंट होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेप जॉइंट और एक होता है दोस्तों बर्ड जॉइंट, ठीक है। जो लेप जॉइंट होता है दोस्तों उसमें जो प्लेट्स होती है उसमें प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिविट के द्वारा उसको जॉइंट किया जाता है। और जो दोस्तों जो बर्ड जॉइंट होता है उसमें प्लेटों के जो एज होते हैं वो एक दूसरे से सटा करके उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट को रख के, है ना, इसमें रिवेटिंग करके जॉइंट बनाया जाता है। तो उसे बर्ड जॉइंट कहते हैं दोस्तों। लेकिन हमको इसमें पूछा गया है कि सीट के एक छोर को दूसरे सीट के छोर पर रखकर, मतलब दोस्तों एक सीट है ना, एक सीट है उसको दूसरे छोर के सीट पे रख के, एक सीट है दोस्तों ये सीट है, ठीक है, उसको दूसरे छोर के सीट पे रख के,
ठीक है, रखकर दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को दोस्तों रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे किस प्रकार का जॉइंट कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अगर जो लेप जॉइंट होता है उसमें एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखकर रिवेटिंग की जाती है तो उसे लेप जॉइंट कहते हैं। और अगर जो बर्ड जॉइंट होता है, जो बर्ड जॉइंट होता है दोस्तों, उसमें एक सीट को दूसरे सीट के एज से सटा करके उसके ऊपर प्लेट रख के जो रिवेटिंग की जाती है उसे बर्ड जॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे इसमें पूछा गया कि एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखा हुआ है तो एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लेप जॉइंट, जो कि हमको ऑप्शन डी में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा, लेप जॉइंट। 67 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया कि एक जॉब का टुकड़ा है, उसको हैमरिंग करके एक निश्चित आकार देते हैं तो दोस्तों उसको फोर्जिंग कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्जिंग क्रिया में दोस्तों जॉब को पीट कर हैमरिंग करके उसको एक निश्चित आकार में बनाने की क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। तो हमारा जो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य वेदन मशीन में नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कांट बी परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जो ड्रिलिंग मशीन में होता है दोस्तों, हम ड्रिलिंग मशीन में टेपिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें जो रिवर्स करने का सिस्टम दिया जाता है, तो हम जो ड्रिलिंग मशीन होती है ड्रिलिंग मशीन में हम टेपिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों हम रिविंग क्रिया भी कर सकते हैं, और जो ड्रिलिंग मशीन है दोस्तों उसमें ड्रिलिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो दोस्तों जो लेपिंग की क्रिया है, लेपिंग की क्रिया है दोस्तों, लेपिंग की क्रिया ड्रिलिंग मशीन में नहीं किया जा सकता। तो जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सी क्रिया नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ड्रिलिंग मशीन है उसमें लेपिंग नहीं की जा सकती है। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर डी हो जाएगा, लेपिंग। 69 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु के लिए सही नहीं है। स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु के लिए सही नहीं है। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एक एलॉय स्टील होता है जो कि क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें क्रोमियम होता है 18% और जो निकेल होता है वो होता है 8%। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया कि स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्रोमियम होता है, बिल्कुल सही दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल से बना होता है तो इसमें क्रोमियम बिल्कुल सही है। इसमें जंग रोधी गुण होता है, तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है एक जंग रोधी होता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम और निकेल मिला होता है जो कि नॉन कोरेसिव एलिमेंट है दोस्तों, तो ये इसमें जंग रोधी गुण है, तो ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है दोस्तों, यह बहुत भंगुर होता है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, इट इज़ अ वेल्डेबल, इसको वेल्ड किया जा सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होती है उसकी वेल्डिंग रॉड भी आती है तो इसको वेल्ड किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है वो भंगुर नहीं होता, वो हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातु के लिए कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील है वो कभी भंगुर नहीं होता, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सामग्री के अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एब्रेसिव इज कॉल्ड। किसी सामग्री के अपघर्षण की प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है। दोस्तों अगर कोई जॉब है, अगर जैसे उसके ऊपर अगर वो जैसे दोस्तों घिसता नहीं है, जो उसका प्रतिरोध करता है या कटिंग नहीं करने देता है, तो दोस्तों उसमें कौन सा गुण होता है। तो दोस्तों उसमें हार्डनेस का गुण होता है। अगर कोई जॉब हार्ड है तो उसके ऊपर ना ही कटिंग होगी और नहीं वो घिसने का, क्योंकि वो उसका प्रतिरोध करेगा, है ना दोस्तों। तो हमको यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी सामग्री के अपघर्षण प्रतिरोध की क्षमता कहलाती है, तो दोस्तों जो हार्डनेस है वो कहलाती है। और 71 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु तत्व है मेन एलाइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है, जिसमें कि क्रोमियम होता है 18% और जो निकेल होता है वो 8% होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बी है दोस्तों वो हो जाएगा क्रोमियम और निकेल। ठीक है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील जो कि एक एलॉय स्टील है जो कि क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन, इसके पहले भी एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसके पहले का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें कितने प्रतिशत का मिनिमम हम एलिमेंट रख सकते हैं
तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा तो अब वो उसके लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड स्टेनलेस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों अगर जैसे अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील का जो एलाइंग एलिमेंट है जिसमें क्रोमियम और जो निकल से बना हुआ होता है, और अगर आपको ऑप्शन में देता है कि 18% व 8%, ठीक है, क्रोमियम प्लस निकिल एलिमेंट है जो कि किस मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है दोस्तों 8% व 18%, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा आंसर है दोस्तों, मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद में अगर जैसे भी अगर होगा तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा दोस्तों कि जो आपका कि आपको जैसे जो प्रीवियस ईयर का जो इसके पहले का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने वो देखा कि नहीं देखा, या फिर आपको किस हद तक के समझ में आया। अगर जैसे अगर आपको लगता है या मुझे एक प्रकार का हिंट मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है कि क्रोमियम और निकिल और जो स्टेनलेस स्टील के जो एलिमेंट होता है क्रोमियम और निकिल, तो स्टेनलेस में किस परसेंटेज मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ये है 18% और 8%, और ऑप्शन बी है 8% व 18%। तो इन दोनों में से आपको एक बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 72 नंबर का क्वेश्चन है। 72 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें उच्चतम सघनता है, विच वन ऑफ इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। दोस्तों 72 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें उच्चतम सघनता है, विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी। दोस्तों जो डेंसिटी होती है जो अलग अलग मेटल की दोस्तों अलग अलग होती है, जैसे एल्यूमिनियम की है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, जो टिटेनियम है दोस्तों उसकी डेंसिटी अलग है, तांबे की डेंसिटी दोस्तों अलग है, और जो गोल्ड है जो गोल्ड की जो डेंसिटी है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इन मेटल कंपेरिजन से इन मेटल की जो डेंसिटी होती है उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी है। और दोस्तों एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है दोस्तों 2.7 ग्राम पर क्यूब होती है दोस्तों एल्यूमिनियम की डेंसिटी दोस्तों, ठीक है, ये होती है 2.27। और दोस्तों जो टिटेनियम की जो डेंसिटी होती है वो होती है 4.5 ग्राम पर क्यूब होती है। और जो तांबे की होती है दोस्तों वो होती है 8.96। और दोस्तों जो गोल्ड की होती है वो होती है 19.3 ग्राम पर क्यूब, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो स्टील की होती है, जो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7.8 ग्राम पर क्यूब। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो जो इसकी स्टील की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, तो दोस्तों स्टील की डेंसिटी होती है वो होती है 7.85 ग्राम पर क्यूब, ठीक है। और जो तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो गोल्ड की होती है 19.3, ठीक है। उसके बाद में सबकी कम होती है, जैसे टिटेनियम की भी कम है, कॉपर भी कम है, एल्यूमिनियम की जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों 73 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स है, तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा 54। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 74 नंबर का क्वेश्चन है, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता लगभग क्या होगी। तो जो ढलवा लोहा होता है जिसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा 2 से 4% होती है कार्बन की मात्रा, ठीक है, जो कि बहुत ही ब्रिटल होता है कास्ट आयरन। तो इसमें आंसर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दोस्तों 4 से 6 है, तो 4 से 6 नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन बी में है 2 से 4%। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि कास्ट आयरन में जो कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है 2 से 4 होती है, तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दोस्तों 0.5 to 1.5 दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हाई कार्बन स्टील जो स्टील होता है, जो प्लेन स्टील होता है उसी का परसेंटेज मात्रा कार्बन परसेंटेज मात्रा है दोस्तों। और जो 0.05 to 0.5 तो दोस्तों ये भी बिल्कुल नहीं है। तो हमको इसमें कास्ट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होती है वो ऑप्शन बी है 2 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ढलवा लोहे के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कास्ट आयरन। दोस्तों इसमें भी मेटल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है दोस्तों, कास्ट आयरन से रिलेटेड है। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है, हैविंग गुड कोरोशन रेजिस्टेंस
ऑप्शन बी है दोस्तों कर्तन टूल सामग्री के लिए बहु यातायात में प्रयुक्त। ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन सी है लेद बेड निर्माण के लिए बहु यातायात में प्रयुक्त। और ऑप्शन डी है गाड़ियों के ढांचों के निर्माण के लिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है दोस्तों कि जो कास्ट आयरन का प्रयोग दोस्तों लेथ मशीन का जो बेड होता है उसके निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसिव वाला जो गुण होता है सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन में पाया जाता है। इसीलिए लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। तो 75 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों मैंने आपको सभी 75 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँ और उस क्वेश्चन को दोस्तों और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको जो डाउट है या अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको आपको क्लियर करूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है दोस्तों, ये आंसर की है इस क्वेश्चन पेपर की। इसी प्रकार दोस्तों सभी जितने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है सभी की दोस्तों मैंने आंसर की बनाई हुई है, जो कि दोस्तों आपको PDF में अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन देता हूं आपके सेल्फ टेस्ट के लिए। तो जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले ही ड्रिल किए गए बेलनाकार छेद को विशेष गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग अ प्रीवियसली ड्रिल्ड सिलेंड्रिकल होल टू सर्टन डेप्थ इज कॉल्ड एज। और ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन 4 है। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबिंदु काटने का उपकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और इन दोनों क्वेश्चन को दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ज़रूर कवर करूँगा, है ना, क्योंकि जो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो मैं अगले आने वाले जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व करने वाले होते हैं उन क्वेश्चन पेपर में से दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में।